हेलो इंडिया। आपने यूजीसी रेगुलेशन 2026 जो आया है उसके बारे में बहुत सारी बातें पता कर ली होंगी, सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़ चैनल्स के थ्रू और अपने आसपास के जो पड़ोस के अंकल होंगे उनके थ्रू। जनरल कास्ट की अलग ओपिनियन है, एससी एसटी की अलग ओपिनियन है, ओबीसी की अलग ओपिनियन है, सरकार की अलग ओपिनियन है, यहाँ तक कि हमारे जो न्यूज़ एंकर्स हैं उनकी ओपिनियन अलग है और सुप्रीम कोर्ट की तो अलग ओपिनियन है। यूजीसी का पता नहीं। रूल्स इतने बटे हुए हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इसे अप्लाई किया गया है कि इसे हमारे साधारण भाषा में समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर आप जो रूल देखेंगे उसमें कई जगह ऐसा लगेगा कि रूल सही हैं और कई जगह ऐसा लगेगा कि जो जनरल कास्ट की जो बात है उनकी भी बात जायज़ है। लेकिन अब ये एक मामला जो है कोर्ट में जा चुका है, तो इस पर बहुत ज़्यादा राय देने की ज़रूरत तो मुझे नहीं लगती है। ज़रूरत है कुछ बातों को आपको समझ जाने की। तो आज मैं आपके कुछ सवालों का जवाब देता हूँ। सबसे पहला सवाल, क्या इस नियम की ज़रूरत थी? क्या इस कानून के नियमों की ज़रूरत थी? तो इसका जवाब है डेफिनेटली एस। ऐसे नियम बहुत ही ज़रूरी थे भारत जैसे देश में। इससे पहले जो 2012 में इनका गाइडलाइंस आया था वो सिर्फ एक गाइडलाइंस था। गाइडलाइंस में क्या होता है कि आप उसे माने या ना माने, कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। तो 2012 का गाइडलाइंस था वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं था, और जो 2020 का न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था अपना, उसके तहत इस रूल को अप्लाई करना, इस रूल को लाना बहुत ही ज़रूरी हो गया था। और आप डेटा उठा कर देखेंगे, आंकड़े उठा करके देखेंगे तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि इस नियम की तो ज़रूरत थी। और सिर्फ आंकड़ों के दम पे ना चलें, क्योंकि आंकड़े झूठे हो सकते हैं, किताबी हो सकते हैं, फर्जी हो सकते हैं। जब आप गांव जैसे परिवेश में या यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाएंगे तो वहाँ पे कई जगह ऐसे रियल इंसिडेंट भी आपको देखने को मिलेंगे। मैं इस बात से भी इनकार नहीं करता कि वो सिर्फ आपका भेदभाव के लिए ही आपको जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करते हैं। कई बार वो जो नौजवान पीढ़ी है वो अपने आनंद के लिए, अपने आप को मज़ा देने के लिए, फ्रेंड सर्कल में हंसी दिलाने के लिए भी कई बार ऐसे शब्द का उपयोग कर देती है, और उनका जानबूझ के ऐसा इंटेंशन होता नहीं है, लेकिन फिर भी ये मौजूद है समाज में। तो ये नियम बिल्कुल भी सही है, लाना कंपलसरी था, ज़रूरी था, नेसेसरी था मैं तो कहता हूँ। अब दूसरा सवाल, क्या इस कानून को सरकार लेके आई है? क्योंकि बीजेपी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है इस कानून को लेकर के। तो इसका जवाब है नहीं, इस कानून को बीजेपी सरकार ने पारित नहीं किया है। अब इसको आपको समझने के लिए पूरा बायोडेटा समझना पड़ेगा, पूरा बैकग्राउंड में क्या सिस्टम है वो समझना पड़ेगा। तो बात है 1956 की। एक एक्ट लाया गया था 1956 का, जिसमें यूजीसी को जन्म दिया। यूजीसी भी एक ऑटोनोमस बॉडी है। अब ऑटोनोमस बॉडी क्या होता है? ऑटोनोमस बॉडी मतलब क्या? वो संविधान का अंग तो है, सरकार का अंग तो होता है, लेकिन उसके पास पूरी पावर होती है अपने नियम बनाने का, अपने काम करने का। उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। हालांकि इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर रखा जाता है, फिर भी यूजीसी के पास पूरी पावर होती है नियम कानून बनाने की। इसमें किसी भी नेता का, किसी पार्टी का कोई रोल नहीं होता है। अब अगला सवाल, क्या यूजीसी जो ये न्यू रेगुलेशन लेके आई है, क्या ये कोई बिल है? क्या ये कोई एक्ट है जिसे संसद में पारित किया गया? तो इसका भी जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि यूजीसी एक ऑटोनोमस बॉडी है, आपको पहले ही पता चल गया है। इसके पास इतनी पावर होती है कि ये खुद के रूल्स रेगुलेशन बना सकती है। दूसरा, नियम बनाने का जो अधिकार है वो सिर्फ हमारे संसद के पास है। संसद क्या करती है? बिल पेश करती है, एक्ट पेश करती है, और अगर वो पास हो जाता है तो फाइनली राष्ट्रपति के पास जा कर के डिस्कस साइन हो जाता है और वो बिल में पारित हो जाता है। लेकिन यूजीसी कोई कानून नहीं बना सकती, बल्कि कानून के अंदर कुछ नियम जो है वो अप्लाई कर सकती है, वो रेगुलेशंस ला सकती है। इतनी पावर यूजीसी के पास हमारे संविधान के द्वारा दी गई है, जो 1956 में बना गया था। अगला सवाल, क्या सरकार को इसके लिए टारगेट करना उचित है या नहीं? तो इसका भी जवाब बहुत ही क्लियर है दोस्तों। जिस तरीके से जब कानून बनाने का अधिकार जो है वो संसद के पास है, और ये जो कानून या जो नियम है वो तो संसद से बना ही नहीं,
तो सरकार की तो कोई भागीदारी यहाँ पर होती नहीं है। तो इसलिए बीजेपी सरकार या कोई भी सरकार इस नियम के लिए क्रिमिनल नहीं है, उनका कोई भी इसमें दोष नहीं है। इसमें जो पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है वो यूजीसी की ही होनी चाहिए। लेकिन हमने और ऑपोजिशन ने कुछ इस तरीके से हमारा माइंड वॉश किया या न्यूज़ एंकर्स ने कुछ इस तरीके से न्यूज़ चलाई जिससे हमें लगने लगा कि ये जो लड़ाई है वो सत्ता के बीच की है और हमारे बीच की है। हालांकि ये लड़ाई या ये जो नियम कानून है वो हमारे बीच और यूजीसी के बीच होना चाहिए था। कोई नहीं, अब तो आपको पता ही चल गया होगा। अगला सवाल, क्या इस नियम में बहुत सारे लूप होल हैं? तो इसका जवाब भी है डेफिनेटली, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस कुछ ही जगह पे सुधार की गुंजाइश है। पहला, जैसे कि अगर कोई फॉल्स कंप्लेन करता है तो रिवर्स में उनके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है, कोई भी पनिशमेंट की सज़ा यहाँ पर नहीं दी गई है। तो अगर वो थोड़ा सा क्लोज ठीक कर दिया जाए, सिर्फ ऐसे क्लोज लगाना है, क्लोज लगा करके आप लिख दें कि अगर आप फॉल्स कंप्लेन करते हैं तो आपके ऊपर इतने साल की सज़ा होगी या इतने रुपए का जुर्माना होएगा, बात ख़त्म हो जाती। और इसमें एक दो और लूप होल्स हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट में शायद बहस चलेगी, तो वो आगे आप सबको पता ही चल जाएगा। अगला सवाल, आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको जनरल कास्ट को सपोर्ट करना चाहिए या SC ST को सपोर्ट करना चाहिए? तो मेरी अभी की जो विचारधारा ये कहती है कि आप लोगों को इंसानियत को ही सपोर्ट करना चाहिए। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कई सालों से, वर्षों से SC ST निम्न जातियों का कितना शोषण हुआ है, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि अब हम किसी का शोषण ना करें, ना जनरल का, ना SC ST का। क्या हम इक्वल हो सकते हैं? उसके लिए अगर हमें आरक्षण देना पड़े, डेफिनेटली वी हैव टू गिव देम आरक्षण। आपको रिजर्वेशन देने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कोई एक्स्ट्रा सुविधा दी जा रही है उसमें भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बस आपका हानि ना हो। तो जनरल कास्ट की हानि ना हो, इसको ध्यान रखते हुए आप निम्न जातियों में या SC ST में जितने भी प्रावधान लाने हैं आप लाइए, इसके लिए पूरा देश आपका स्वागत करता है। तो फाइनली आप लोगों को UGC बहुत कन्फ्यूजन सा लग रहा होगा, तो आपको कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लेना है सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है, उसके बाद क्या विचारधारा बनती है, कौन क्या कहता है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोगों ने प्लीज़ कीप मम।